सो हेलो क्लास 9। आज हम साइंस का जो सबसे पहला चैप्टर है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, उसका 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं जो कि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सो बिना देरी किए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सॉरी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है इसलिए गले में थोड़ा दिक्कत है, तो जो भी वॉइस आ रहा है थोड़ा मैनेज करेंगे। ठीक है तो पहला क्वेश्चन ये है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। हालांकि माइक्रोस्कोप हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दूसरा होता है हमारा लाइट माइक्रोस्कोप। ये जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है ये नॉर्मल चीज़ों को देखने के लिए होता है। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो बहुत छोटे छोटे चीज़ों को देखने के लिए होता है। तो इन चारों में से आपको आइडेंटिफाई करना है सबसे छोटा क्या है। ऑब्वियस सी चीज़ है, राइबोसोम हो जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस इससे बड़ा होगा। तो न्यूक्लियस को हम लोग किससे देख सकते हैं? न्यूक्लियस को हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। फीस एक को तो हम नॉर्मल नेकेड आई में देख सकते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को भी हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। बाकी बात अगर करें हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो उससे हम लोग राइबोसोम को देख सकते हैं, क्योंकि सेल के अंदर सबसे छोटा पार्टिकल राइबोसोम ही है। क्लियर? द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई, ह्यूमन आई का जो रिजोल्यूशन होता है वो बेसिकली होता है हमारा 25 सेंटीमीटर। पर यहाँ पे तो जो चारों ऑप्शन है यहाँ पे तो मिलीमीटर में है, तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर जब कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं 100। तो 100 डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.25 mm, जो कि है ऑप्शन बी। क्लियर? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासिफाई बैक्टीरियल सेल एज ए प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब है प्रो प्लस कैरियोट, कैरियोट का मतलब है सेल, और जो प्रो है ये काफी बार एग्जाम में आता है। तो प्रो का मतलब आप लोग याद रखना, प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, मतलब पुराना और ओल्ड। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासिफाई करता है बैक्टीरिया सेल को प्रोकैरियोटिक। दे लैक ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यही हो जाएगा ऑप्शन। याद करो, आपने पढ़ा होगा कि जो बैक्टीरिया सेल होता है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या फिर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। उसके बीच में कुछ ऐसे शैडेड रीजन होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। याद करो, पढ़ा होगा आपने। ठीक है, डैश फॉर्म्स ए नेटवर्क ऑफ फाइन फाइबर प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। बस यही अगर पॉइंट आप देखोगे, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, इसी में से आपको आंसर आ जाएगा। तो सेल में ऐसा कौन सा पार्ट है जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है? वो होता है साइटोस्केलेटन। काफी बच्चों को ये लग रहा होगा वैक्यूल, पर वैक्यूल जो है वो सेल को टर्जिडिटी और सेल को शेप प्रोवाइड करता है, ना कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट। सर साइटोस्केलेटन क्या है? ये अगर सेल है, सेल के अंदर क्या होता है ना, बहुत छोटे छोटे थीन फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो कि सेल को मजबूत रहने में हेल्प करते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं साइटोस्केलेटन। क्लियर? सो मूविंग करेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। व्हिच ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाइज द स्ट्रक्चर लेबल्ड एक्स एंड वाई इन द गिवन डायग्राम। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये एक न्यूक्लियस का डायग्राम है। आपको दिख रहा होगा। कैसे पहचाना सर? देखो, ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिससे चिपका होता है वो हमारा न्यूक्लियस ही होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बीच में बेसिकली क्या होता है? सेंटर में उसका कंट्रोल सेंटर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस। और उसके बाहर एक ये रहा न्यूक्लियोलस। ठीक है, और उसके बाहर क्या होता है? ऐसे थ्रेड टाइप्स मटेरियल होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन मटेरियल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से पिक्चर देखो, जो एक्स है ये हो जाएगा न्यूक्लियोलस और जो वाई है ये हो जाएगा क्रोमैटिन। कौन सा ऑप्शन पे है? ऑप्शन नंबर ए। और यही क्रोमैटिन याद रखना आगे जाके बनते हैं क्रोमोसोम, जो कि किससे बने होते हैं? जो कि बने होते हैं डीएनए एंड प्रोटीन से। और स्पेसिफिकली अगर पूछा जाए कौन सा प्रोटीन, तो याद रखना हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट्स माइटोसिस एंड मेयोसिस। सबसे पहले आपको माइटोसिस एंड मेयोसिस का डिफरेंस पता होना चाहिए। मैं बस ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत क्वेश्चन है। ठीक है, तो माइटोसिस कहाँ पे होता है स्पेसिफिकली? हमारे बॉडी ऑर्गन्स में। क्यों? क्योंकि ये हेल्प करते हैं बॉडी का ग्रोथ में, बॉडी का रिपेयर में एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जबकि मेयोसिस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, माइटोसिस में क्या होता है?
आइडेंटिकल सेल प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि जितना क्रोमोसोम पेरेंट के पास है उतना ही क्रोमोसोम डॉटर के पास होगा, मतलब पूरा डिट्टो कॉपी एकदम आइडेंटिकल। जबकि मेयोसिस में नॉन आइडेंटिकल होता है, जितना पेरेंट के पास क्रोमोसोम होता है उसका हाफ क्रोमोसोम होता है डॉटर सेल के पास। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी। ध्यान से देखो क्या लिखा है, माइटोसिस प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल व्हाइल मेयोसिस प्रोड्यूस जेनेटिकली डिफरेंट डॉटर सेल। इसके अलावा जो बाकी का 3 ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। Which of the following हाँ which of the following condition will cause cell to swell up? सेल स्वेल हो जाएगा। ठीक है, सेल स्वेल कब होगा? याद करो, सपोज ये रहा सेल, अगर सेल के एनवायरनमेंट, अगर बाहर का जो कंसंट्रेशन है ये अगर हाई हो गया और इनसाइड का कंसंट्रेशन लो हो गया, तभी हाई से लो जब सॉल्यूट पार्टिकल मूव करेंगे तभी सेल स्वेल हो जाएगा। ठीक है, और इसी कंडीशन पे ये जो सॉल्यूशन को हम क्या बोलते थे? हम बोलते थे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। याद करो। ठीक है, और यहाँ पे स्वेल का कंडीशन ही दिया गया है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन सराउंडिंग मीडियम इज हायर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द सेल। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जब सेल स्वेल करेगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग आगे क्वेश्चन भी है। जब सेल स्वेल करेगा तो जो एनिमल सेल होगा ये ब्रस्ट कर जाएगा, पर जो प्लांट सेल होगा ये सिंपल स्वेल हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लांट सेल का जो आउटर लेयर होता है ये क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि सेल्यूलोज से बना होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, तो ये ब्रस्ट करना मुमकिन नहीं है। जबकि एनिमल सेल का जो आउटर लेयर होता है ये सेल मेम्ब्रेन होता है, जो कि फैट और लिपिड से बना होता है, तो ये इजीली ब्रस्ट हो जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम आर मेड ऑफ, मैंने ऊपर ही बताया, क्रोमोसोम डीएनए एंड प्रोटीन से बना होता है। और स्पेसिफिकली कौन सा प्रोटीन? प्रोटीन में ये होता है हिस्टोन। ठीक है, क्या होता है? हिस्टोन। ठीक है, चारों ऑप्शन को यहाँ पे हमें रीड करना है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और क्या ढूंढना है? सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट आर नॉट ए फंक्शन। ठीक है, इनमें से कौन सा फंक्शन राइबोसोम का नहीं है, हमें वो ढूंढना है। पहला ऑप्शन लिखा है स्टेटमेंट नंबर आई, इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन तो मैन्युफैक्चरिंग राइबोसोम का काम होता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि हमें फॉल्स ढूंढना है। ठीक है, इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम। जो सब्सटेंस प्रोटीन सिंथेसिस करेगा 100% वो एंजाइम भी सिंथेसिस करेगा, यानी कि ये भी राइबोसोम का फंक्शन है, पर हमें तो नॉट ढूंढना है, तो ये गलत हो जाएगा। इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हार्मोन। हार्मोन कौन मैन्युफैक्चर करता है? हार्मोन मैन्युफैक्चर करता है स्मूथ ईआर, मतलब सूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ये राइबोसोम का फंक्शन नहीं है, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च। भाई स्टार्च तो प्रोड्यूस करना प्लांट का काम है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, तो ये भी राइबोसोम का फंक्शन नहीं होगा, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। Which of the following organelle has a single membrane? ठीक है, याद करो, आप क्लास में पढ़े होंगे कि कुछ ऑर्गन्स ऐसा होते हैं जिनमें सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनमें डबल मेम्ब्रेन्स होते हैं, और कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनमें नो मेम्ब्रेन होते हैं। तो सिंगल लेयर मेम्ब्रेन कौन कौन सा हो गया? आपका हो जाएगा लाइसोसोम हो गया, आपका हो जाएगा गल्गी बॉडी, सिंगल मेम्ब्रेन आपका आ जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड आ जाएगा वैक्यूल। ये सब सिंगल लेयर मेम्ब्रेन है। ठीक है, डबल लेयर कौन सा है? जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन इंपॉर्टेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया सबसे इंपॉर्टेंट है, पावर हाउस ऑफ द सेल। प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट होता है प्लास्टिड, फोटोसिंथेसिस करता है। और सभी सेल के लिए इंपॉर्टेंट होता है न्यूक्लियस। ये तीनों में होता है डबल लेयर। ठीक है, और नो लेयर आपको याद रखना है, राइबोसोम हो गया, आपका सेंट्रोसोम हो गया, इन सब में हो जाएगा नो लेयर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है सिंगल लेयर, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, ये तीनों तो डबल लेयर होते हैं, तो सिंगल लेयर कौन सा हो जाएगा? सिंगल लेयर हो जाएगा वैक्यूल। ठीक है, फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट। हमें फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड करना है। काफी बच्चे यहीं पे गलती करके ट्रू फाइंड आउट कर देते हैं। ठीक है, जल्दबाजी में, ये गलती आपको नहीं करनी है। हमें फाइंड आउट करना है फॉल्स स्टेटमेंट। गल्गी apparatus इज इन्वॉल्व विद द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ये तो सही है, गल्गी apparatus ही लाइसोसोम को पैदा करता है। ठीक है, ये हमें नहीं ढूंढना है। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव देयर ओन डीएनए, ये तो सही है। हेंस दे एबल टू मेक देयर ओन स्ट्रक्चरल प्रोटीन, उनके पास खुद का राइबोसोम, खुद का डीएनए है, इसीलिए तो वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ये तो सही हो गया। हमें गलत ढूंढना है। ठीक है,
माइटोकॉन्ड्रिया इज सेड टू बी द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये भी तो सही है। नेक्स्ट लिखा है साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म, नाना, ये बिल्कुल गलत हो गया, मतलब यही ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि जो साइटोप्लाज्म अगर उसके साथ हम न्यूक्लियस को मिला दें तो उसी को हम लोग बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। यानी कि ये अगर मैं एक सेल का पिक्चर ड्रॉ करूं तो इसके इनसाइड ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, और इसके बाहर ये जो मटेरियल्स हैं इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। तो ये पूरा साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस को मिला के उसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन इसके बीच में जो सब्सटेंस रह गए उसी को हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। तो ये आपका गलत हो गया। क्लियर? मूविंग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट वैक्यूल, वैक्यूल के बारे में आपको इनकरेक्ट पूछना है, ठीक है। मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं जिसमें कंफ्यूजिंग बढ़े, अगर सही ढूंढना होता तो आप सीधा मार्क कर लोगे एक ऑप्शन में। इनकरेक्ट ढूंढने के लिए आपको चारों ऑप्शन देखने पड़ेंगे, ठीक है। ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले देखो स्टोरेज मिनरल्स एंड शुगर, मिनरल शुगर को स्टोर तो करता है ये, यानी कि ये गलत हो जाएगा, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू सेल, ये तो वैक्यूल का काम है, यानी कि ये भी गलत। स्टोर वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल भी ये स्टोर करता है, ये भी गलत। हेल्प्स इन लोकोमोशन, ये सही हो जाएगा क्योंकि वैक्यूल लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता, ठीक है। तो लोकोमोशन में कौन हेल्प करता है? अगर ये है सेल, तो काफी पिक्चर में आप देखे होंगे कि सेल के बाहर एक ऐसे टेल टाइप सबस्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्लाजेला। क्या बोलते हैं? फ्लाजेला। ये बेसिकली आपको प्रोकैरियोटिक में देखने को मिलेंगे, यही हेल्प करता है सेल को लोकोमोशन में। क्लियर? ऑर्गेनेल विदाउट ए मेम्ब्रेन, ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे विदाउट मेम्ब्रेन में दो का नाम लिखा था, राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम। तो देख लो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे है, राइबोसोम है। गोल्गी बॉडीज सिंगल लेयर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट यानी कि प्लास्टिड, ये डबल लेयर हो जाएंगे। न्यूक्लियस ये भी डबल लेयर हो जाएंगे, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, सिलेक्ट वन दैट डिफाइन ऑस्मोसिस रेगुलरली, ऑस्मोसिस करेक्टली, ऑस्मोसिस को आपको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, वीडियो पॉज करके अभी कमेंट करो, ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन को जाता है थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यानी कि जो प्लांट एनिमल का जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसका जो सेल मेम्ब्रेन है ये हमारे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। तो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन जब वाटर मूवमेंट होता है बट एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसी को हम बोलेंगे ऑस्मोसिस, ठीक है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि जो ऑप्शन ए है ये एकदम करेक्ट है, ठीक है। सॉल्वेंट नहीं हो जाएगा, सॉल्यूट पार्टिकल जाएंगे। यहाँ पे भी सॉल्वेंट लिखा है, यहाँ पे सॉल्यूट लिखा है पर लोअर से हायर लिखा है, नहीं हायर से लोअर जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। 16 पे आओ। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, एंजाइम पैक्ड इन लाइसोसोम आर मेड थ्रू RER, भाई यही सही हो गया। याद करो, आप पढ़े होंगे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं यही लाइसोसोम के अंदर जो जूसेस होता है इसी को प्रोड्यूस करते हैं। लाइसोसोम सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल, इसके अंदर कुछ ऐसे जूसेस होते हैं, डाइजेस्टिव जूस भरे होते हैं जो फट जाएंगे और वो सेल को पूरा किल कर देंगे और सेल के बीच में जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव कर देंगे, और यही जूस को बनाता है कौन? RER। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन आप पढ़ के देखना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। काफी बच्चों को ऑप्शन बी सही लगेगा, क्यों? क्योंकि RER और SER तो प्रोटीन लिपिड सिंथेसिस करते हैं, ठीक है कि नहीं। पर यहाँ पे एक वर्ड देखो लिखा है रेस्पेक्टिवली, यानी कि सीक्वेंस वाइज। तो पहले हमारे RER था, यानी कि पहले हमारे प्रोटीन होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे लिपिड लिख दिया है। तो ये स्टेटमेंट सही होता अगर लिखा होता RER एंड SER प्रोड्यूस प्रोटीन एंड लिपिड, यहाँ पे लिखा है लिपिड एंड प्रोटीन, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी दो ऑप्शन भी पढ़ के देखना आप, गलत है ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टूडेंट क्लेम्स दैट द एनिमल सेल contain complex structure that are absent in the bacterial cell। एनिमल सेल में ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो कि बैक्टीरियल सेल में नहीं है? आपको पता होगा कि बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। सपोज ये रहा हमारा एनिमल सेल,
इसके अंदर एक न्यूक्लियर एनवेलप होता है, उसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल होता है, जबकि बैक्टीरियल सेल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उनका बीच में एक शेडेड रीजन होता है, डार्क रीजन, मतलब जो मटेरियल्स का, उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो यही डिफरेंस है जो कि ऑप्शन बी पे है। ध्यान से देखो, न्यूक्लियर मटेरियल ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज नॉट एनक्लोज्ड इन ए न्यूक्लियर एनवेलप इन केस ऑफ एन एनिमल सेल। ठीक है, तो एनिमल सेल का जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो बैक्टीरियल सेल में नहीं है। क्लियर। 18 नंबर, फॉलोइंग फ्यू डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन टू ए लोअर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। व्हाट विल लाइकली टू हैपन इन एनिमल सेल and a plant cell are placed in a sugar solution that has water concentration more than that of animal cell। मैंने ये डिस्कस कर चुका है थोड़ी देर पहले, ठीक है। अगर ये एक एनिमल सेल है और ये एक प्लांट सेल है, दोनों को हम ऐसे सॉल्यूशन में डीप करेंगे जिसका कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा, इनके बीच में लोअर होगा, तो यहाँ से सॉलिड पार्टिकल एनिमल में भी मूव करेंगे और यहाँ से सॉलिड पार्टिकल प्लांट में भी मूव करेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एनिमल सेल ब्रस्ट कर जाएगा क्योंकि इसका सेल मेम्ब्रेन बहुत नाजुक होता है, लिपिड एंड फैट से बना होता है, जबकि प्लांट सेल का जो आउटर लेयर होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग होता है, रिजिड होता है, ये सेल्यूलोज से बना होता है। ठीक है, तो प्लांट सेल ब्रस्ट नहीं करेगा, ब्रस्ट कर जाएगा एनिमल सेल। देखो लिखा है बोथ, नहीं बोथ तो ब्रस्ट नहीं होगा, यहाँ पे बोथ नहीं होगा। देखो यहाँ पे लिखा है एनिमल सेल विल ब्रस्ट व्हाइल प्लांट सेल विल स्वेल। क्लियर। सो मूविंग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। हाँ देखो क्या लिखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इनसाइड द सेल। तो साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है, तो ये सेलुलर एक्टिविटीज करता है और सेल ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट होता है, जैसे कि ये रहा न्यूक्लियस, इसके बाहर ये जो होता है इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसी में तो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, यहाँ पे तो कहीं माइटोकॉन्ड्रिया होगा, यहाँ पे कहीं लाइसोसोम होगा, यहाँ पे कहीं वैक्यूल्स होगा, यहाँ पे कहीं राइबोसोम्स होंगे। तो साइटोप्लाज्म में ही ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी, इट होल्ड्स द ऑर्गेनेल्स इन द सेल इन प्लेस। क्लियर। मूविंग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 21। सम सेल स्ट्रक्चर परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। पी लिखा है, इट सेपरेट द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम द सराउंडिंग। ये देखो ये है सेल, ठीक है, इसके बाहर ये आ जाएगा आपका सराउंडिंग, ये है आपका सराउंडिंग जो मैं व्हाइट येलो कलर में मार्क कर रहा हूँ। तो सेल के अंदर सपोज मैंने मार्क कर लिया इस रीजन में, ठीक है, ये पिंक वाले कलर में। तो मुझे ये बताओ, ये पिंक वाले रीजन से येलो वाले रीजन को सेपरेट कौन कर रहा है, यही तो सेपरेट कर रहा है, इसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। तो पी का आंसर हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे न्यूक्लियस लिखा है पी, गलत, यहाँ पे न्यूक्लियस लिखा है पी, यहाँ पे लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एस एन पी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एस एन पी, यानी कि सी और डी में से हो सकता है। ठीक है, ओके। क्यू को देखेंगे, इट इज ए साइट वेयर मेनी सेलुलर प्रोसेस अकर। तो ऐसा साइट जहाँ पे सेलुलर प्रोसेस अकर होता है। आर लिखा है, इट कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस करता है सेल डिवीजन को कंट्रोल, यानी कि आर हो जाएगा न्यूक्लियस, एक ही ऑप्शन पे है जो कि हो जाएगा ऑप्शन सी। और साइटोप्लाज्म में मैंने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ाया, जिसमें सारे सेलुलर एक्टिविटीज साइटोप्लाज्म में ही होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म क्यू हो जाएगा। क्लियर। 22. Which of the following function performed by smooth endoplasmic reticulum? Smooth endoplasmic reticulum excess water waste को तो एक्सपेल नहीं करता, एटीपी प्रोड्यूस तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, डाइजेस्ट ऑफ स्मॉल फॉरेन पार्टिकल ये तो लाइसोसोम करता है। हाँ, इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाई ऑफ ड्रग। याद करो, आप पढ़े होंगे बुक में कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये डिटॉक्सिफाई में हेल्प करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, क्रोमोसोम्स मेड ऑफ, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय सिंगल लेयर मेम्ब्रेन। मैंने पढ़ा चुका है ऑलरेडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लास्टिक, ये डबल लेयर होते हैं। वैक्यूल ही ऐसा ऑर्गन होता है जो सिंगल लेयर होता है। ठीक है, ओके। व्हिच ऑफ दीज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनमें से कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेट नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे कौन सा नहीं है। इट बिहेव्स एज ए ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड ट्रांसपोर्ट, ये तो है।
हम देखेंगे नहीं है, नॉट रिलेटेड, ठीक है। ये चैनल तो क्रिएट करता है, ठीक है। काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे फंक्शन और गल्गी बॉडीज के फंक्शन में। याद रखो, गल्गी बॉडी जो मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि चैनल और पाथ क्रिएट करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सपोज सेल है, एक मटेरियल यहां से यहां तक जाएगा, यानी कि ए से बी तक जाएगा। इसके बीच में जो रास्ता, ये जो रोड क्रिएट किया है ना, ये जो पाथ बनाया गया, ये बनाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पर ये जो सब्सटेंस को लेके जाएगा ऐसे खुद, वो लेके जाएगा गोल्गी बॉडीज, ठीक है। तो चैनल क्रिएट करता है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बीच में बहुत सारे मटेरियल को ये ट्रांसपोर्ट करता है, कभी कभी कर भी देता है, ये भी ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इट कैन बी द साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन, ये भाई गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी जनरेशन का काम सिर्फ एक ही करता है, वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। काफी बच्चे यहाँ पे बोलेंगे कि इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन इन साइटोप्लाज्म। सर ये तो गोल्गी बॉडीज का काम था कि नहीं? पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कभी कभी ट्रांसपोर्ट कर देता, कभी कभी मतलब रेयर केस में, ठीक है। ये छोटी गलती है, पर ज्यादा बड़ी गलती ऑप्शन सी में है, साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन, तो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, ठीक है। ओके, द सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। तो ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि कॉम्प्लेक्स शुगर, फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर, सिंपल शुगर को ब्रेक करके कॉम्प्लेक्स शुगर बना देता है? ये हो जाएगा गल्गी apparatus। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, काफी टीचर आपको ये पढ़ाते टाइम नहीं पढ़ाए होंगे, ठीक है। तो याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। एंडोप्लाज्मिक का ओवरऑल मैं बात कर दूं कि ये प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट चैनल बनाते हैं, कभी कभी ट्रांसपोर्ट भी कर देते हैं, और ये डिटॉक्सिफाई में हेल्प करता है। ये बेसिकली दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये लाइसोसोम के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस है, इसको ये बनाता है, ठीक है। राइबोसोम तो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा एंड साथ ही साथ एंजाइम भी सिंथेसिस करेगा। प्लास्टिड तो प्लांट में होता है, 3 टाइप का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कोई कलर नहीं होता, स्टोरेज में हेल्प करता है, पोटैटो के अंदर आप देखे होंगे। और जो क्रोमोप्लास्ट है, ये पेटल और फ्रूट को कलर देने में हेल्प करता है, पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। जबकि क्लोरोप्लास्ट जो है, ये पूरा ग्रीन पिगमेंट से ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। गल्गी apparatus सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। बाकी 10-12 क्वेश्चन रह गए, देखो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ वैक्यूल, ठीक है। ध्यान से देखो कौन सा फंक्शन नहीं है। स्टोरेज तो इसका फंक्शन है, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है। लोकोमोशन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनेल विदाउट सेल मेम्ब्रेन, ये आपका हो जाएगा विदाउट, राइबोसोम हो जाएगा, डिस्कस कर चुका हूं मैंने। द ओनली सेल ऑर्गेनेल सील इन प्रोकैरियोटिक सेल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल इन तीनों में जो कि प्रोकैरियोटिक में है? देखो, आपको सारे याद नहीं करना है, आपको बस ट्रिक बता दे रहा हूं। देखो, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, जो ऑर्गन्स जिनके पास मेम्ब्रेन होता है वो प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। क्या बोला मैंने? जो सेल ऑर्गन्स के पास मेम्ब्रेन होता है, चाहे वो सिंगल लेयर मेम्ब्रेन हो, चाहे वो डबल लेयर मेम्ब्रेन, वो प्रोकैरियोटिक में नहीं आ सकते। तो कौन कौन सा मेंबर मैंने बताया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सिंगल में मैंने बताया था वैक्यूल आ गया, गल्गी बॉडीज आ गया, लाइसोसोम आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया। ये चारों में सिंगल मेम्ब्रेन है, यानी कि ये चारों प्रोकैरियोटिक में नहीं होंगे। डबल लेयर मेम्ब्रेन यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड, तो ये तीनों में डबल लेयर मेम्ब्रेन है, तो ये तीनों भी प्रोकैरियोटिक में नहीं हो सकते। बाकी बच गया कौन कौन? राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम, ये दोनों में मेम्ब्रेन नहीं होता है, यानी कि ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गन्स होता है, तो यही ऑर्गन्स प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होंगे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। अगर राइबोसोम ना लिख के सेंट्रोसोम होता तो भी ऑप्शन सही होता, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे राइबोसोम हो जाएगा आंसर, ठीक है। मैंने 29 पे मार्क कर लिया था। किचन ऑफ द सेल बहुत ही आसान है, जो फूड प्रिपरेशन में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया तो एनर्जी, एंडोप्लाज्मिक तो फंक्शन हमने देख लिया, तो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट किस में प्रेजेंट होता है? प्लास्टिड में प्रेजेंट होता है। हम रिवाइज कर लेते हैं। प्लास्टिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसके बीच में एक लिक्विड टाइप का सब्सटेंस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे कॉइन्स टाइप का स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थैलाकॉइड बोलते हैं और ग्राना बोल देते हैं। और ये जो कॉइन्स और टोकन, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? क्लोरोप्लास्ट। ये हेल्प करते हैं प्लांट के
फोटोसिंथेसिस में कैसे ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट है, हेल्प तो करता है, पर ये काम क्या करता है? काम ये करता है कि सनलाइट को ये ट्रैप कर लेता है। क्या सिर्फ प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट होता है? नहीं नहीं, मैंने बताया ऊपर, क्रोमोप्लास्ट भी होता है, ल्यूकोप्लास्ट भी होता है। क्रोमोप्लास्ट जो बेसिकली रेड और ऑरेंज और येलो कलर प्रोवाइड करता है, जो कि पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है, बीज वगैरह को, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं ये। अमोइबा एक्वायर फूड, अमोइबा जो फूड लेता है वो कौन सा प्रोसेस होता है? वो होता है एंडोसाइटोसिस। तो दो टाइप का प्रोसेस होता है, एक होता है एक्सोसाइटोसिस, एक होता है एंडोसाइटोसिस। तो क्या एक्सो क्या साइटोसिस? अगर ये एक सेल है, कोई भी चीज अगर सेल के अंदर आ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे एंडोसाइटोसिस, और कोई भी चीज अगर सेल से बाहर जाएगा तो उसको बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में लिखा है अमीबा एक्वायर इट्स फूड, यानी कि फूड अपने बॉडी के अंदर लेगा। जब फूड अपने बॉडी के अंदर लेगा तो उसको बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। तो फूड डाइजेस्ट होने के बाद जब ये वेस्ट मटेरियल निकालेगा तो क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को बोलो, उस प्रोसेस को हम बोल देंगे एक्सोसाइटोसिस। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक्सक्रिएशन इन अमीबा, क्या एक्सक्रिएशन इन अमीबा, एक्सक्रिएशन का मतलब क्या होता है? वेस्ट मटेरियल रिमूविंग। जब वेस्ट मटेरियल रिमूव करेगा तो उसको हम बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। क्लियर? 33 देखो, ये लिखा है कि इन प्लांट सेल द सेल वॉल इज, प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है ये क्या होता है? डायनामिक। डायनामिक तो हमने ऐसे कुछ नहीं पढ़ा था डायनामिक, हालांकि अगर डायनामिक नहीं आता है आपको तो यहाँ पे देखो लिविंग लिखा है। सेल वॉल लिविंग कहाँ से हो गया? लिविंग तो होता है, लिविंग तो सेल वॉल नहीं होता, क्योंकि सेल वॉल तो सेल्यूलोज से बना होता है, ठीक है। रिजिड तो हो जाएगा पर लिविंग नहीं होगा। रिजिड एंड नॉन लिविंग, ये हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी, जो कि प्लांट को टफनेस, हार्डनेस प्रोवाइड करता है, प्लांट को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। और याद रखो, अगर टर्जिडिटी वर्ड आ जाए तो टर्जिडिटी आपको वैक्यूल पे टिक करना है, क्योंकि वैक्यूल प्लांट सेल को शेप प्रोवाइड करता है एंड टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। रिजिडिटी, शेप, स्टेबिलिटी, ये सब प्रोवाइड करता है सेल वॉल, ठीक है। द ऑर्गेनेल नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन चीक सेल, देखो सेल मेम्ब्रेन तो होगा, देखिए ये बेसिक सेंस है, अगर ये आप नहीं भी पढ़े हो तो आपको इतना तो पता होगा ना कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट में होता है, तो ये सर ह्यूमन में कहाँ पे आ गया? अगर आप तीनों का आंसर नहीं भी जानते होंगे तब भी आप क्लोरोप्लास्ट मार्क करके आएंगे। और मैं ये बेसिक बातें बता दे रहा हूँ आपको कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, जितने भी सेल्स, मार्क माय वर्ड्स, ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उसमें सेल मेम्ब्रेन तो होगा, उसमें साइटोप्लाज्म भी होगा, उसमें न्यूक्लियस भी होगा, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, उसमें एंडोप्लाज्मिक भी होगा, उसमें गोल्गी बॉडीज भी होगा। यानी कि सेल का जितना भी सारा कंपोनेंट्स है एक बेसिक सेल में, वो सारे ह्यूमन में प्रोड्यूस होंगे। ऐसा नहीं कि कोई सेल है ह्यूमन बॉडी में जिसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं है, ना ना, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। एमोबा एक्वायर इट्स फूड, यार ये क्वेश्चन रिपीट कैसा हो जा रहा है, सॉरी, ये हो जाएगा एंडोसाइटोसिस, ठीक है। आप एक काम करो, एक्वायर नहीं, यहाँ पे कर दो अमोइबा एक्सक्रिएशन, ठीक है। क्या करो? अमोइबा एक्सक्रिएशन, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। अच्छा, लिपिड मॉलिक्यूल इन द सेल आर सिंथेसाइज्ड बाय, याद करो लिपिड मॉलिक्यूल दो टाइप का एंडोप्लाज्मिक होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये प्रोटीन एंड एंजाइम सिंथेसिस करता है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये लिपिड एंड हार्मोन सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो लिपिड लिखा है यानी कि स्मूथ हो जाएगा, अगर हार्मोन भी लिखा होता तब भी आंसर स्मूथ ही होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल, तो ये आ जाएगा आपका सेल वॉल। द ओनली सेल ऑर्गेनेल सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्लास्टिड तो नहीं होगा क्योंकि इसका मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा, मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम का भी मेम्ब्रेन है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन नहीं है शायद, हाँ। तो इतना क्वेश्चन था, और जितना भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया ये सारा जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? टेलीग्राम चैनल का नाम सेम है जो हमारा यूट्यूब का चैनल का नाम है। क्या है? यूट्यूब का चैनल है शुभ्रा एकेडमी, ठीक है। तो ये आप टेलीग्राम में सर्च करना, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का चैनल, ठीक है। अगर आप सर्च नहीं भी करोगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप बस टेलीग्राम इंस्टॉल करके प्ले स्टोर में सिर्फ लिंक में क्लिक कर दोगे, आप पहुंच जाएंगे चैनल पे।
वहां पे आपको ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आप एक बार रिवाइज कर लेना, गारंटेड है इसी पीडीएफ में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ये गारंटेड है। ठीक है, पूरा लिख के ले लो मेरे से, एग्जाम होने के बाद आप आके वीडियो में कमेंट करना कि सर हाँ ये क्वेश्चन आया था, ये पूरा श्योर शॉट है। ठीक है, बाकी काफी सारे पार्ट्स हैं जो मैंने कवर नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, मैं थोड़ी उसके रिगार्डिंग हिंट्स भी दे देता हूँ, आप लोग देख के चले जाना। ठीक है, एक होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ठीक है, वो क्या होता है, जब एक सेल दूसरे सेल के कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो वो डिवाइड होना बंद कर देता है। ठीक है, मेरी वर्ड को सुनो, आप तो मुझे देख नहीं सकते क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ टैब पे। ठीक है, सुनो मेरे वर्ड को, एक सेल अगर दूसरे सेल के कांटेक्ट में आ जाए तो वो डिवीजन होना बंद कर देता है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। ठीक है, कांटेक्ट इनहिबिशन जब होगा तो उसमें प्रोड्यूस होगा ट्यूमर, और अन कंट्रोल्ड सेल डिवीजन जब हो जाएगा माइटोसिस में तो उसमें प्रोड्यूस हो जाएगा क्या, उसमें प्रोड्यूस हो जाएगा कैंसर। अगेन वही क्वेश्चन, सर कैंसर और ट्यूमर में डिफरेंस क्या है? कैंसर एक डिजीज का नाम है। ठीक है, एक डिजीज जिसमें सेल मल्टीप्लाई होते रहते हैं, अनकंट्रोल्ड है, मतलब वो स्टॉप नहीं होते। लाइक ऐसे अगर सेल है जिसका स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट काफी सेल से अलग हो गया, तो ये कुछ सेल मिलके ऐसे ग्रुप बना लेंगे, तो ये बार बार डिवाइड होते चलेंगे, कभी भी स्टॉप नहीं होंगे। ठीक है, कभी हेड पे, कभी स्किन पे, कभी बोन पे, ऐसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे। उस डिजीज को नेम बोलते हैं कैंसर। पर अगर ये सेल जब डिवाइड हो रहे हैं तो ये अगर किसी दूसरे सेल के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो वो डिवाइड स्टॉप कर लेंगे, उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे कांटेक्ट इनहिबिशन, यानी कि तब ये फॉर्मेशन हो जाएगा ट्यूमर। ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने छोड़ा था। हाँ, और एक साइंटिस्ट वाले पार्ट को देख लेना, जितने भी सारे साइंटिस्ट का नेम है, रॉबर्ट हुक, सेल, रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस, पुरकिंजी, प्रोटोप्लाज्म, कैमिलो गोल्गी, गोल्गी बॉडीज, स्केल्डन, स्कीवन, ब्रिचो, ये तीनों का जो सेल थ्योरीज है ये वाला भी देख लेना। मैंने जानबूझ के उनका जो क्वेश्चन है ये मैंने नहीं ऐड किया, क्यों? क्योंकि उनमें से क्वेश्चन ज्यादातर नहीं आते। ये सारे जो पार्ट्स मैंने डिस्कस किया इनमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बाकी कुछ इंडियन साइंटिस्ट का नाम भी था जो क्रोमोसोम पे और डीएनए पे वो बहुत सारे काम किए हैं, उनका भी नाम देख लेना। ठीक है, बाकी सारे जो कॉन्सेप्ट छूट गए हैं वो मैं दूसरे वीडियो पे ला दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहो।